नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। देश में तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हो चुका है। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही मोदी कई कीर्तिमान रच चुके हैं। मोदी 3.0 पहले से अलग है, पर कई मायनों में देखें तो पहले और दूसरे कार्यकाल के बाद मोदी 3.0 पिछली सरकारों का विस्तार भी है। मेरा पल पल देश के नाम है, मेरा पल पल आप लोगों के नाम है। मैं 24/7 अवेलेबल हूं। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर। भारत माता की। एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। ये सबसे सफल अलायंस है। साथियों, हम सर्वपंथ समभाव के हमारे संविधान को समर्पित हैं। विश्व पटल पर भारत का पक्ष रखा। हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए। देश के राजनीतिक मंच पर भावनाएं। ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पार्टी के लिए संदेश दिया। देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। गठबंधन के साथियों के लिए संकेत। ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी की सरकार का कारवां आगे बढ़ चला है। कार्यकाल संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचे। वैश्विक नेताओं से रणनीतिक मुलाकात की। G7 समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अफ्रीकी समूह और भूमध्य सागर क्षेत्र को लेकर भारत की भूमिका साझा की। भारत की छवि विश्व बंधु की बन चुकी है। दोस्तों, विश्व हमें एक बंधु के रूप में स्वीकार कर रहा है। देश से विदेश तक प्रधानमंत्री अपने अंदाज से बार बार यही संकेत दे रहे हैं कि फिर वही सरकार लाया हूं। मजबूत विदेश नीति वाली सरकार, सशक्त कूटनीति वाली सरकार, तय एजेंडे पर आगे बढ़ने वाली सरकार। भारत की सफल विदेश नीति ने अच्छे परिणाम भी दिए हैं। भारत का सेवा भाव का जो कैरेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है। चाहे यूक्रेन का संकट हो, चाहे अफगानिस्तान का संकट हो, हर हमारे लोगों को बचाना हो, हमने किसी भी में हमने कोई कमी नहीं रखी है। प्रधानमंत्री मोदी सहयोगियों का पूरा विश्वास हासिल करके आत्मविश्वास से आगे बढ़े। फिर भी कुछ सवाल हैं जो बने हुए, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है इस बार। क्या बिना रुकावट सरकार चलती रहेगी? बार जो सरकार बनी है बहुत ही कमजोर सरकार है, तो ये एक स्पष्ट जनादेश है, जनता का इशारा है कि आप जो है तानाशाही खत्म कीजिए। आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं सरकार बनाने के लिए सहयोगियों का साथ सहजता से पीएम मोदी को मिला, लेकिन क्या सहयोगियों को 5 साल साध पाएंगे पीएम मोदी? यह सरकार अपने अंतर्द्वंद के वजह से गिरेगी और उधर चंद्रबाबू नायडू हैं और
नीतीश कुमार हैं। अगर नीतीश कुमार सावधान नहीं रहेंगे तो आधा से ज्यादा तो उनको पहले खत्म कर चुके हैं, इस बार पूरा निकल जाएंगे। और साथियों, मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका अनुभव बहुत बड़े परिणामों की संभावनाएं लेकर के आया है। लोकसभा का ये गठन उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मोदी 3.0 के सामने सवाल ये भी रहेगा कि बीजेपी पिछले 2 कार्यकाल की तरह कड़े और बड़े फैसले ले पाएगी। निश्चित तौर पर भाजपा को अपनी राजनीति को पॉजिटिव करना होगा, लोगों के मुद्दों पे काम करना होगा, नहीं तो इस सरकार का गिरना भी निश्चित है। तो एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है, और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले दोनों कार्यकाल में विदेश नीति सबसे टॉप पर रही। क्या सहयोगियों के दम पर बनी इस सरकार में विदेश नीति पर कोई असर पड़ेगा? ये शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। भारत में G20 आने के बाद नए प्राण से भर गया है, नया सामर्थ्य आ गया है, और ये भारत की ताकत है कि उसने पूरे विश्व को जोड़ने में G20 के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया है। जब पूर्ण बहुमत न हो और सहयोगियों की भूमिका सरकार बनवाने में अहम हो, तब मंत्रिमंडल की तस्वीर से ये स्पष्ट हो जाता है कि गठबंधन में कितना सामंजस्य है। मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल पर मोदी नीति की स्पष्ट छाप है। कामकाज संभाला जा चुका है और फैसले भी लिए जाना शुरू हो चुके हैं। 2002 से नरेंद्र मोदी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकारों के मुखिया रहे। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में। 22 साल में पहली बार ऐसा मौका आया है कि उनकी अपनी पार्टी के पास अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं है। क्या इससे कुछ परिवर्तन होगा? हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कहेंगे तो आप देश की एकता की तोड़क हो। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए हमें बहुमत नहीं, आखिर हमें जो जनमत मिला है, अगर आपको जनमत ने स्वीकार कर दिया है तो हमें भी पूरी तरह स्वीकार करना है। तो हमारा प्रयास है कि कोई आम सहमति से कोई बने, कोई चले, और इसीलिए हमने विवाद की बातों का उल्लेख नहीं किया। गठबंधन धर्म निभाने के लिए कभी अटल जी ने संसद में पार्टी के कोर एजेंडे से पीछे हटने की टीस जाहिर की थी। लगभग 2 दशक बाद वही सवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने है। उनके सामने पहली बार गठबंधन धर्म की मजबूरियां हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में बनी देश की पहली गठबंधन सरकार देखी थी, वो उसका हिस्सा भी रहे थे। 1999 में गठबंधन की पहली वो सरकार भी चलाई जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हालात दूसरे थे। उन्होंने 3 बार सरकार बनाई। तीनों सरकारों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो थी, लेकिन बहुमत नहीं था। ऐसे में गठबंधन का हर साथी बेहद जरूरी था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की पिछली 2 सरकारें बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के आधार पर बनी थी।
जिसके चलते गठबंधन के साथियों की भूमिका बस सहयोगी तक सीमित थी। पीएम मोदी पहली बार बहुमत से दूर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधान बने हैं। कई चुनौतियां हैं जिनसे उन्हें निपटना होगा। मेन दो सहयोगी हैं नायडू नीतीश, तो अगर ये दोनों निकलने के बाद भी कहीं छिटकते भी हैं तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आती। पहले लोग कयास लगा रहे थे कि नहीं इसमें तो सारा की डिपार्टमेंट्स एलआई मानेंगे, कोई रेलवे मानेगा, कोई कुछ मानेगा। कुछ नहीं हुआ, जैसे एज इट इज इन कंटिन्यूटी गवर्नमेंट दिख रही है। मोदी 3.0 के मुख्य स्तंभ हैं नीतीश और नायडू, और ये दोनों नेता ऐसे रहे हैं जिन्हें सौदेबाजी की राजनीति का सबसे माहिर खिलाड़ी माना जाता है। दूसरी तरफ कभी न कभी दोनों नेता पीएम मोदी के धुर विरोधी भी रह चुके हैं। चुनौती रहेगी दोनों को साथ मिलाकर 5 साल चलते रहने की। देश में गठबंधन की सरकार को कमजोर सरकार मानने का रिवाज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की पहचान अब तक मजबूत सरकार की रही। गठबंधन में चुनौती रहेगी सरकार की कि वो जनता की नजर में मजबूत सरकार बनी रहे, और ये निर्भर करेगा सरकार में लिए जाने वाले फैसलों पर और साथी सहयोगियों के साथ बनने वाले समन्वय। हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। मोदी सरकार के सामने ऐसे मुद्दे तो कई हैं जिनमें सहयोगियों की सहमति और रायशुमारी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन 5 मुद्दे बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। पहला, सेना की अग्निपथ स्कीम। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तीसरा, मुस्लिम आरक्षण। चौथा, वन नेशन वन इलेक्शन। पांचवा, बिहार और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा। बहुमत की सरकारें थी तो बीजेपी को चुनावी लक्ष्य और नारे गढ़ना आसान था, लेकिन अब गठबंधन की सरकार है। देश के लिए विकास की योजनाओं पर तो काम करना ही है, पार्टी के खोए जनाधार को वापस लाने की योजनाओं पर भी काम करना है। जल्दी ही हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव है, दोनों जगह बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। चुनौती रहेगी पीएम मोदी के सामने दोबारा पार्टी को मजबूत बनाने की। आगे चलकर जो भी चुनौतियां हैं, मुझे लगता है वो राजनीतिक तौर पे ही चुनौतियां आएंगी कि अगर किसी भी समय पर इन क्षेत्रीय दलों को ये लगता है कि बीजेपी अब एक विनिंग हॉर्स नहीं है, तब वे दूसरे विकल्पों को ढूंढ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव एक बड़ा क्रूशियल जंक्चर रहेगा, पॉलिटिकल जंक्चर रहेगा, जिसके परिणामों पर काफी निर्भर करेगा एनडीए सरकार की आगे की रणनीति क्या रहेगी और एनडीए सरकार का फ्यूचर क्या होगा। मोदी 3.0 में पीएम मोदी के धैर्य, संयम और गठबंधन के राजनीतिक कौशल की परीक्षा होनी। हालांकि सहयोगी भरोसा दिला रहे हैं कि सब साथ साथ हैं, लेकिन राजनीति में हर दिन नया दिन होता है और हर नया दिन नई राजनीति के साथ शुरू होता है। 2024 के नतीजे आए और तब से ही ये कहा गया कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला है, इसीलिए मंत्रिमंडल गठन में इसका असर दिखेगा। लेकिन शपथ ग्रहण का दिन आया और सभी महत्वपूर्ण मंत्री विभाग जो थे, वहां पर उन्हीं मंत्रियों को, उन्हीं नेताओं को जिम्मेदारी दी गई जो पिछले 5 सालों से संभालते हुए दिख रहे थे। ये मजबूती के बहुत बड़े संकेत रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर हमारा विभाग पूर्ण रूप से खड़े उतरता है।
कि हमारे प्रधानमंत्री भारत के बहुत विजनरी हैं और हर नब्ज को, हर चीज को समझते हैं। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, विकसित देश के संकल्प को पूरा करने में इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन और मिशन है उसको पूरा करेंगे। तीसरे कार्यकाल के लिए मंत्रिमंडल की तस्वीर में मिशन मोदी की छाप दिखती है। न बहुमत से पिछड़ जाने की टीस मोदी 3.0 के विजन को धुंधला कर सकी, न साथी सहयोगियों पर निर्भरता का दबाव दुविधा में डाल सका। मंत्रिमंडल की जैसी टीम बनी है वो दूसरे कार्यकाल से ठीक आगे की कहानी लगती है। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े सीसीएस में शामिल मंत्रालयों के लिए पुराने मंत्रियों पर पुनः विश्वास पीएम मोदी की अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। मोदी साहब ने सीसीए में अपने मंत्रियों को शायद इसलिए नहीं बदला क्योंकि वो सब टेस्टेड थे और महत्वाकांक्षी योजनाएं जब आती हैं और उनका खुलासा वक्त से पहले ना हो तो ऐसे ही लोग चाहिए जो कि इफ एंड बट नहीं करें और पटल पे जब भी इसको रखा जाए तो एक लोगों के लिए सस्पेंस हो। मैं समझता हूँ शायद इसलिए सीसीए में सभी को रिपीट किया गया और सहयोगियों को ये पद नहीं दिए गए। देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले मंत्रालयों के लिए पिछले कार्यकाल के ही मंत्रियों का दोबारा चुनाव पीएम मोदी के विकसित भारत अभियान के मजबूत इरादों को दिखाता है। कुछ मंत्रालय चेंज भी किए हैं और वो इसलिए नहीं कि पिछले मंत्रालयों में उनका खराब काम था, लेकिन और अधिक बेहतर काम कैसे हो सकता है, कहाँ किसकी उपयोगिता और भी ज्यादा हो सकती है। परफॉर्मेंस के माध्यम से रिफॉर्म और रिफॉर्म के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन हो देश के तमाम क्षेत्रों में। मुझे लगता है कि उसी को आधार बना करके प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रालयों में विभागों का बंटवारा किया। जिन पर पीएम मोदी ने भरोसा किया है उनमें अधिकतर दोबारा जीत कर आए हुए मंत्री हैं। दूसरे, ये उनके पिछले काम पर पीएम मोदी की मुहर भी है, आगे के काम के लिए विश्वास भी। दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। केवल सीसीएस ही नहीं बल्कि मोदी 3.0 में शिक्षा मंत्री फिर धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया और कानून मंत्रालय के लिए भी अर्जुन मेघवाल को पदभार सौंपा गया। दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अधिक मुश्किलें कृषि मंत्रालय से जुड़े मामलों को लेकर आई। किसान आंदोलन के चलते कृषि सुधार के फैसले वापस लेने पड़े। इस बार सबसे अनुभवी नेता पर उन्होंने भरोसा किया और ये बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को सौंपी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय में सोलर पैनल और 3 करोड़ गरीबों को घर जैसी कई योजनाएं हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे साथी की तलाश थी जिसका अनुभव योजनाओं को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा सके। इस काम के लिए पीएम मोदी ने संगठन के दिनों के अपने साथी और पहली बार सांसद बने मनोहर लाल खट्टर को ये जिम्मा दिया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सफलतम मुख्यमंत्रियों में से रहे। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपनी बहुमत हासिल किया और न सिर्फ बहुमत हासिल किया, प्रचंड, जहां पर ये
बातचीत लगातार चल रही थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं आएगी, उसके बावजूद जिस तरीके से आई, और मनोहर लाल खट्टर भी लगातार लगभग 10 वर्ष नहीं तो 9.5 वर्ष तक हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, और किसी तरीके का कोई भी आरोप, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार का या अनियमितताओं का कोई आरोप हरियाणा सरकार पर नहीं लगा है। मुझे लगता है कि जो काम कर रहा है, जिसने काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी उसके काम को स्वीकारते भी हैं, पहचानते भी हैं, और उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए उसे और उत्तरदायित्व, बड़ा उत्तरदायित्व भी देते हैं। नई परिस्थितियों में पुरानी टीम पर ही फिर से भरोसा जताना इस बात का संकेत भी है कि सरकार अपने एजेंडे से न पीछे हटेगी और न ही काम की रफ्तार को कम होने देगी।